ही जमहूरियत है कि आप डिस्कशन करें। हमारे पास एक बाकायदा वर्किंग आई थी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने, हमने तो पिछले कोई दो हफ्ते पहले ही और बल्कि ज़्यादा हो गया था कि वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर एक कमेटी कायम कर दी थी कि जो कि तमाम तर जो बातें हो रही हैं किफ़ायत शारी पर, और जो कॉन्जर्वेशन प्लान है जो आपको पहले भी हमने शेयर किया था कि कॉन्जर्वेशन प्लान भी है, उस पर भी काम हो रहा है। इन तमाम बातों को जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी के सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इन तमाम जो डिस्कशंस हैं, जो तजावीज़ हैं, इनकी रोशनी में एक प्लान बनाया जाए। और फिर वो प्लान जो है कल हमारे सामने आया, उस पर जो नुकात जो और ज़्यादा एडिशंस थी उस पर भी बात हुई कि हम इसको और मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वो पहले ही जो कोशिश है, पहला जो कदम है वो अब ले लिया गया है। इसके बाद भी आपको अहम डिसीजन से हम आगाह करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बात नहीं रुकती। लेकिन चूँकि काबीना जो है उस पर जिम्मेदारी है, इस मुल्क के जो बागदौड़ जो रोज़मर्रा के हुकूमती काम हैं, तो काबीना की तरफ पहले लोग देखते हैं कि काबीना क्या कर रही है इस महंगाई के दौर में। और आपने हमसे सवाल किए और अहम सवाल होते हैं और आपकी तशवीश होती है। तो कल काबीना के जो चंद एक फैसले थे वो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने बयान किए हैं, जिसमें कि जो काबीना है उसके अखराजात जहाँ जहाँ कट हो सकते हैं वो अखराजात कट किए गए। अगर कहीं कोई गाड़ी है जो ज़्यादा कॉस्टली है जिसका मेंटेनेंस रखना, तो उसको भी हमने कट कर दिया। उन मिनिस्टर हजरात की जो एलोकेशन थी गाड़ी की उस हवाले से, तो लग्जरी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, सादी गाड़ी इतनी सीसी की गाड़ी आप रखें। और रज़ाकाराना तौर पर जो वुज़रा की तनख्वाहों का और मराद की बात है वो भी आपके सामने हुई, और ये भी आपको मेरा ख्याल है बताया गया कि इन तमाम कोशिशों से जो है कितनी बचत हो सकती है। तो इसके साथ साथ जो आपको याद होगा कि जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे तो उस वक्त मोनेटाइजेशन की एक पॉलिसी आई थी 2012 में, और उस पॉलिसी को भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस प्लान के अंदर उस पॉलिसी की भी सख्त इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो उसकी बचत भी एक अच्छी बचत है, और वो भी इस प्लान का हिस्सा है कि उसको जो है वो पूरे तरीके से मोनेटाइजेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा जो है वो ओवरसाइट के लिए भी जिम्मेदारी रखी है कि इन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो काबीना अपना रोल अदा कर सकती है इस किफ़ायत शारी में वो काबीना अदा करेगी। एक सवाल आता है आप लोगों की जानिब से कि काबीना का साइज़, तो एक तो मैं क्लियर एक पहले भी कर चुकी हूँ कि फेडरल मिनिस्टर्स की तादाद जो है वो उतनी नहीं है। फेडरल मिनिस्टर्स की तादाद 34 है जो मेरे इल्म में है। अगर मैं गलत होंगी तो मैं आप लोगों से करेक्शन पे नाराज़ नहीं होंगी। और इसी तरीके से फिर चंद एक जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और फिर SAPM है। लेकिन एक तादाद है ऐसे लोगों की जो पहले ही बगैर तनख्वाह पे काम कर रहे थे। तो क्योंकि ये बातें इतनी आप लोगों से की नहीं जाती और हमें भी क्योंकि इतने सारे और इश्यूज़ पे काम करना होता है, तो हम भी बाज़ औक़ात स्किप कर देते हैं इनके जवाबात, या आप लोगों की तरफ से भी जो है वो दूसरी चीज़ों पर सवालात किए जाते हैं, मुल्की मसाइल पर या इन चीज़ों पर। तो मैं क्योंकि कल वज़ीर आज़म साहब ने बात की है तो मैं ये बताती चलूँ कि इस काबीना के साइज़ पर भी आप लोगों की काफ़ी बात हुई है, और इस पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो गौर कर रही हैं। ये भी हमारे एजेंडा में शामिल है और आपको मज़ीद इसके हवाले से भी एतमाद में लिया जाएगा, बताया जाएगा। कल की खबर में आपको ये बता दूँ कि तमाम जो वज़रा थे, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि हर वज़ीर जो है वो इस मुल्क की परेशानी, महंगाई और जो गरीब अवाम पर बोझ है उसका वो इदराक है उसे और एहसास है। बल्कि ये तक कई लोग कहते हमें नज़र आए कि जी मगर अगर हमारे किसी एक कंट्रीब्यूशन से फ़र्क पड़ जाता है मुल्क के ख़जाने पर तो हम सब कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो ये जज्बा था कल की मीटिंग का, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। अब जी हम ये तो एक ज़रूरी बात है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं, जब मुल्क मुश्किल हालात में है, गरीब आवाम पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
हम बहैसियत एक हुकूमती रुकन के, एक काबीना के रुकन के भी ये जज्बा रखते हैं। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि हमारी जमात जो है वो आवाम का दर्द रखती है, आवाम के साथ काम करती है, ग्रास रूट से काम करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन ने ये बोला है बाकायदा कि जी हम आवाम पर एक तो बोझ नहीं पड़ने देंगे, और जो कोशिश होगी वो यही होगी कि जो अमीर तबका है, जो एलीट तबका है, जो अफोर्ड कर सकता है, जो इतना कमाता है कि वो मुल्क के टैक्सेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करे, उसी पर ये बोझ डलना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत अहम हैं, जिस पर कि काबीना अभी भी काम कर रही है, और इसके हवाले से भी अहम फैसले अनकरीब किए जाएंगे। लेकिन ये जो कल के फैसले हैं, इससे तकरीबन 200 अरब रुपए की बचत होगी। और आपको यकीनन इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये वो बोझ है एक्सचेकर पर, जो कि काबीना अपनी कोशिशों से और हुकूमती जो इदारे हैं दीगर, उनकी कोशिशों से हम कम कर सकते हैं। और जब ये कम करेंगे तो यकीनन फिर कुछ जो गरीब तरीन तबके पर बोझ पड़ रहा है, उसकी मदद के लिए ये पैसा यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ये कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं, जिसका ऐलान कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी किया, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जितनी भी गुंजाइश बनती है वो कटौतियां करके इस गुंजाइश को पैदा कर रहे हैं, जिसमें कि गरीब का फायदा हो, उस पर ये बोझ ना पड़े। कुछ चीजें नागुज़ीर हैं, जैसे IMF के पास जाना। तो अगर एक पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा साइन कर दिया है, मुआहदे पर दस्तखत करके दे दिया है, तो कैसे पाकिस्तान आज कह दे कि जी हम उस मुआहदे से बाहर हैं? क्योंकि उस मुआहदे की कमिटमेंट को देखते हुए दुनिया हम पर जो है वो क्रेडिबिलिटी का एक जो है ना वो हमारा अंदाजा लगाती है कि हम कितने क्रेडिबल लोग हैं। अब इमरान न्याजी तो रोज झूठ बोलता है, रोज यू टर्न लेता है, उसके क्रेडिबिलिटी पर तो मुल्क तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि कोई जी शऊर या इज्जतदार आदमी भी भरोसा नहीं करेगा। तो मैं क्योंकि आपसे बात करने वाली थी कुछ और भी जो इंतशार फैला रहा है ये शख्स उस पर, लेकिन पहले मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी अपनी ये कोशिश होती है और हमारी काबीना की कि हम आपसे वो एकेडमिक गुफ्तगू करें, वो गुफ्तगू करें जो इस पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक शख्स बज़िद है इंतशार फैलाने पर, एक शख्स बज़िद है कि उसने पाकिस्तानी कौम को चैन से बैठने नहीं देना। जब वो 4 बरस हुक्मरानी कर रहा था तब भी उसने लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। तब भी जब आप ही में से किसी साथी ने कोई सवाल किया उस वक्त की महंगाई, बेरोजगारी और उसके झूठे वादों पर, तो उसने कहा कि सुकून तो कब्र में मिलता है। अब मुल्क का वजीर आजम अगर ये कहे अवाम को कि जी सुकून कब्र में मिलता है, तो क्या वो लोगों को कह रहा है कि तुम अब मर जाओ और कब्र में दफन हो जाओ नौज़बिल्लाह, तब तुम्हें जाके सुकून मिलेगा? नतीजा तो यही अखज़ करता है ना कोई भी उस गुफ्तगू से। कोई और बात तो हमारे जहन में नहीं आती उस शख्स की गुफ्तगू से। और आज भी वो एक लाडला, वो एक जिद्दी शख्स जो है वो इस मुल्क में इंतशार ही फैला रहा है। आज भी वो इस मुल्क में जिम्मेदारी का मुजाहरा, मतलब एक शख्स जिसको पार्लियामान ने आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पार्लियामेंट से फारिग किया, बतौर वजीर आजम फारिग किया था, बतौर मेंबर नेशनल असेंबली फारिग नहीं किया था। ठीक है ना जी, एक बात मैं कह दूं आप लोगों के साथ क्लियरली कि बतौर वजीर आजम फारिग किया था। उस वक्त भी उस शख्स के पास उसकी कौमी असेंबली की नशिस्त थी जब तक कि उसने इस्तीफा खुद नहीं दिया। फिर इस जिद के अंदर वो 6 नशिस्तें या पता नहीं 7 नशिस्तों पे फिर जाके खड़ा हो गया कि मैं फिर इलेक्शन लड़ूंगा। वो जो 6 इलेक्शन उसने लड़े, जहां से वो जीता 2 से तो उसको शिकस्त हुई, लेकिन जो उसने 6 जीते उनसे भी वो फारिग ही रहा। वहां की आवाम को निकाला होगा, जोर जबरदस्ती की होगी लोगों के ऊपर, धांधली की होगी, मार कुटाई की होगी, लोगों को तकलीफ में जो है वो एक इनकन्वीनियंस होती है ना लोगों की। और फिर सबसे बड़ी बात खर्चा होता है पाकिस्तान का। एक कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन होता है वो मुफ्त का इलेक्शन नहीं होता। ये 6
आज 9 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए, जिसमें से 2 लोग जो जीते, एक मुल्तान की सीट थी, एक कराची की सीट थी। वो दोनों अरकान कौमी असम्बली हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाकी जो 6 नशिस्तें जहां से इमरान अहमद न्याजी अपनी जिद पे खड़ा हुआ और अपनी जिद लगाई, उसने जीता, लेकिन वो कौमी असम्बली नहीं आया। मतलब उन 6 कंस्टिट्यूएंसी से नुमाइंदगी आज भी महरूम है। तो ये जमहूरियत नहीं है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। बट अब तुम लोगों का वोट भी जोर जबरदस्ती जो भी हरबे इख्तियार करके लेकर आते हो और उसके बाद उनकी नुमाइंदगी भी नहीं करते। तो इससे तो मैं यही समझ सकती हूँ बतौर एक नुमाइंदा, एक हल्के की मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ, कि तुम्हारे लिए तो कोई अहमियत ही नहीं है उन लोगों की, और तुम्हारे लिए उस वोट की कोई अहमियत नहीं है, और इसलिए तुम्हें लगता है कि वोट की कोई कदर कीमत नहीं है। वोट तुम्हें शायद मिला ही नहीं मेहनत से। पहले भी तुम्हें जिस तरह वोट मिला वो भी दुनिया जानती है। आरटीएस, आज भी हमें पता है आरटीएस में का पूरा ड्रामा क्या था। अब तो सारे पोल खुल चुके हैं, वो खुद बोल चुका है, वो खुद राजी हो चुका है इन चीजों पर जो हम कहते थे। जब हमने सेलेक्टेड कहा तो नाराज हुआ, जब खुद सेलेक्टेड अपने आप को कहा, उसने बताया कि जी वो तो अब सपोर्ट नहीं मिल रही मुझे, वो तो अब मतलब वो तो न्यूट्रल होने की बातें कर रहे हैं, उनको फिर न्यूट्रल होने पे ताने मिल गए। अब आप बताएं किसी ऐसे इदारे को जिसने आइन के अंदर ओथ उठाया है कि मैं सियासी अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करूंगा, तो क्या उस इदारे को सियासी अफेयर्स में मुदाखलत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जब वो इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि जी अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो वो उनको जानवर से मिला दिया जाता है। मतलब मैं तो उन लोगों की अक्ल पे हैरान हूं जो इसकी बातों में आ रहे हैं। मतलब मैं किसी की इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट की तौहीन नहीं करना चाहती, लेकिन एक सोचने की बात है कि जब इदारे पाकिस्तान की तारीख में, ये शायद आप लोगों ने नहीं देखा कि खुद इदारे आकर बता रहे हैं कि जी हम अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम आइन को फॉलो करेंगे, आइन के तहत अपना काम करेंगे। आपको वो बात बुरी लगती है, उस पर आप उन्हें जो है वो जानवर के साथ कंपेयर कर देते हैं। अशरफुल मखलूकात, आप इस्लाम और दीन की इतनी बात करते हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। आप किसी इंसान को जानवर कहकर अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की तौहीन करते हैं। अगर आप इतनी इस्लाम की बात हमें समझाते हैं तो पहले थोड़ा इस्लाम को खुद भी समझ लें, फिर किसी की तौहीन करें। लेकिन ये शख्स कभी किसी की का दुपट्टा, कभी किसी की पगड़ी, कभी किसी का गिरेबान, ये शख्स तुला हुआ है इन कामों के ऊपर। यकीनन फिर सहाफियों को भी यही कवर करना पड़ता है। सहाफियों का भी क्या कसूर है? फील्ड में आप जब जाते हैं, आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वो सिर्फ नौटंकी कर रहा है। अब जो इसने ड्रामा लगाया है, कल जब आपने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप लोगों के साथ बैठकर और काबीना के अंदर जो पूरा किफायत शारी और बचत और इन तमाम चीज़ों के डिस्कशन के बाद जो तारीखी फैसले हुए उनका ऐलान कर रहे थे, तो ये शख्स जो है वो कहीं, जो कि अब तो नोन घड़ी चोर है, अब तो हीरो का भी पता चल गया है कि हीरो घड़ियों का चोर जो है वो IMF के मुआहदे से भाग भी जाता है और उसके बाद दूसरे को कहता है कि जी तुम पता नहीं कौन से मुल्क के इंपोर्टेड हो, और खुद जो है इस मुल्क का बिगाड़ करने पर तुला हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि ये किसी मंसूबे पे काम कर रहा है इस मुल्क के खिलाफ। मुझे तो लगता है ये नहीं चाहता कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, क्योंकि इस मुल्क में आप लोग भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात है मुआशी तौर पर, उन्हें इस्तेहकाम की जरूरत है। इस मुल्क का सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की गारंटी है। और ये शख्स जो है मुस्तकिल इस मुल्क में इस तरह की इंस्टेबिलिटी चाहता है जिसके नतीजे में ये मुल्क आगे ना बढ़े। ना 4 बरस इसने इस मुल्क का फायदा होने दिया, ना अब ये इस मुल्क का फायदा होने देना चाहता है। लेकिन इसकी इन तमाम तर बदनीयतों और बुरी ख्वाहिशात के बावजूद इस मुल्क में जिन जमातों की इस वक्त एक यूनिटी गवर्नमेंट है, वो अपना काम करेंगी और वो करती रहेंगी। हम करते रहेंगे, आपको एतमाद में लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज भी
आप जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं यकीनन, और बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। ये जो उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो एक कांटों का ताज है। ये कोई ऐसी सेज नहीं है जिसपे बंदा कहे कि वो शायद वजीर आजम बने तो वो वजीर आजम तो ये था, शान शौकत तो इसने एंजॉय की है, जो अपने घर से ऑफिस हेलीकॉप्टर में जाया करता था और इसका वजीर 50 रुपए का खर्चा बताया करता था। आपको याद है ये बातें? शान शौकत तो ये थी कि इमरान न्याजी साइकिलों की बातें करता था कि फलाना वजीर आजम फलाने मुल्क में साइकिल पर ऑफिस जाता है, तुम तो गाड़ी में नहीं जाते थे भाई, तुम तो हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाते थे अपने दफ्तर। और दफ्तर कहां से? बनीगाला से वजीर आजम हाउस। मेरा ख्याल है आप में से चंद लोग जो ज्यादा इस चीज को डिटेल से समझते हैं, वो तो शायद बनीगाला से वजीर आजम हाउस के किलोमीटर्स भी कैलकुलेट कर चुके होंगे कि कितने किलोमीटर्स जो है वो शख्स रोज हेलीकॉप्टर में किया करता था। तो मजे तो इसने लूटे हैं। कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा वजीर आजम हाउस को। यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, इसकी तो घड़ियों की ख्वाहिशात और हीरो और जवाहरात की ख्वाहिशात ही पूरी होती रही। मैं मानती हूं कि ऑडियो लीक्स जो है वो गैर अखलाकी काम है। मैं तो किसी भी ऑडियो लीक को सपोर्ट नहीं करती। मैं तो किसी की भी ऑडियो लीक हो, मेरे मुखालिफ की भी किसी की ऑडियो लीक आए तो मैं इस अमल को सपोर्ट नहीं करती। तो क्या इमरान खान इसको कंडेम करता था? वो तो सराहता था, वो तो एंजॉय करता था जब लोगों की कोई वीडियोस या ऑडियोज आया करती थी। आज अगर ये बात अपने आप पर आई है तो वो कहता है कि जी दुनिया भी मेरे साथ कंडेम करे। भाई दुनिया, जी शऊर तबका, जो समझदार लोग हैं, वो तो कभी भी इस चीज को, बाइखलाक लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन तुम मजाक उड़ाते थे लोगों का, तुम उनको छेड़ते थे उनकी लीक्स के ऊपर। आज भी आप देखिए तो हम नहीं कभी जिक्र करते इन चीजों का। मैंने तो कभी रीट्वीट नहीं किया इन चीजों को, मैंने तो कभी अपने सोशल मीडिया पे इंकरेज नहीं किया इस तरह की लीक्स को। देखिए उसके अंदर जो अब बातें हैं, अब वो बातें गलत है, तब वो बातें ठीक थी। अब आप कहते हैं कि आपकी एक साबका वजीर थी, उनकी कोई आ गई तो उनको साथ बिठाकर आपने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आई टोटली डू नॉट सपोर्ट दिस, बट देन इमरान खान शुड हैव हैड द डिसेंसी टू नॉट यूज दोज लीक्स जब किसी और की आती थी। He should have had the decency and the courage to say what was right and what was wrong when he was in power. And when वो opposition में abuse करता है इन लोगों की, जिसकी भी आए, I think it's invasion of someone's privacy, it's invasion of someone's private life, और ये काम नहीं होना चाहिए। हम इसकी मुखालफत इसलिए नहीं करते हैं कि जी मतलब हमारी किसी की आ जाए, या एज ए प्रिंसिपल करते हैं। एज ए प्रिंसिपल भी से कि ये गलत है। एज ए प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा नहीं होना चाहिए और किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। हम एज ए प्रिंसिपल कहते हैं, और हम अपने उसूलों को नहीं तोड़ते मरोड़ते और चेंज करते अपनी सहूलत के लिए। ये पीटीआई और उसके लोग करते हैं। ये वही बातें हैं जो बतौर अपोजिशन हमने इनको याद दिलाई। जब ये मीडिया के लिए काला कानून ला रहे थे तो ये अंधे हुए थे, और ये मीडिया सारा इस्लामाबाद की सड़कों पर बाहर निकला हुआ था। सीनियर सहाफी, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, एंकर्स, सब ने धरना दिया हुआ था पार्लियामेंट के बाहर। और उस वक्त ये बजिद थे कि ये होना चाहिए। इनकी डेवलपमेंट, मीडिया डेवलपमेंट, हम कहते थे ये मीडिया डिजास्टर के लिए की तरफ आप जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए दोहरा रही हूं कि इनको ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। इनको याद होना चाहिए, इनको याद होना चाहिए कि इनके वक्त में हमने कहा कि किसी को गद्दार मत कहो। हमने कहा कि उसके बाद भी अपने शौक के लिए इन्होंने साजिश का नाटक शुरू कर दिया। पहले वो साजिश इनके खिलाफ अमेरिका ने की, जिनके आगे जो है अब इनने घुटने टेक दिए हैं।
और अब ये साजिश कहते हैं कि इनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने या वो बाजवा साहब ने, जो इनके लिए बेस्ट जनरल थे पाकिस्तान की तारीख के, ही वॉज द बेस्ट फॉर हिम। मतलब आप एक तो किसी आर्मी चीफ को कभी डिस्कस नहीं करते इतना। देयर आर सर्टेन पोजिशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिनको आप इतना डिस्कस नहीं करते। ये डेमोक्रेसीज का एक हुस्न होता है, लेकिन आपने उनको बार बार उनका जिक्र किया, उनकी आपने तारीफ करके करके उनको आपने दिखा दिया सबको कि जी यू हैव कंप्लीट सपोर्ट। मतलब हम नहीं कहते थे, हम तो आपकी बातों पर निशानदेही करते थे कि यू आर नॉट सपोज टू शो, इस कदर आपको जो है पार्शियलिटी शो नहीं करनी है, लेकिन आप किया करते थे। फिर जब आपको आपकी बैसाखियां चली गईं, जब आपको वो मदद नहीं मिली जिस मदद से आपके अराकीन असेंबली के सेशंस अटेंड करते थे, अहम दिनों पर वो लाए जाते थे उठा उठाकर, जिसका एतराफ उन्होंने मीडिया के सामने किया, जब वो सारी सपोर्ट, जब वो सारी फैसिलिटेशन आपसे ले ली गई, तो आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश हुई है। पहले अमेरिका था साजिश के पीछे, अब जो है वो इस वक्त के वजीर आजम और साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आ गए। आसिफ अली जरदारी साहब, मैं तो कल परसों असेंबली में जब बात हो रही थी, इस जो मौजूदा सदर है जिन्होंने गैर आईनी इकदामात की लाइन लगा दी है, मैं सोच रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर, वो पाकिस्तान के वो सदर हैं, जब उन्होंने सदर का ओहदा संभाला तो वो कोई ऑलरेडी उन पर एक बड़ी तनकीद होती थी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्होंने कुछ ना ऐसा किया हो, लेकिन तनकीद जो है वो उनको की जाती है। ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल। लेकिन फॉर 5 years सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ऑफिस में बैठकर इस मुल्क के लिए जो जो काम किए हैं, आज भी उनके मुखालफीन ये नहीं कह सकते कि उनने अपना काम एज बतौर प्रेसिडेंट एहसन तरीके से नहीं निभाया। उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया, उन्होंने जो एक काला दाग था इस मुल्क की तारीख में उसको मिटाया। 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद भी तरामीम हुई ताकि इस आइन को, इस आइन में मौजूद इदारों को मजबूत किया जाए। उन्होंने सीपेक जैसा मंसूबा, जो कि उस वक्त एक डिक्टेटर की नालायकी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी जो एक जारी बात है, दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो वो जो मंसूबा था वो सिंगापुर चला गया, वहां से वापस लाए। चाइना उन्होंने मुताद्दिद दौरे किए, उसके नतीजे में सीपेक स्टार्ट हुआ। थरकोल पे उन्होंने काम शुरू किया, जिसको बंद कर दिया था। और क्यों बंद किया था? बिकॉज कई माफियाज थे जिनका इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान के थरकोल को एक्सप्लॉइट करने में। 185 बिलियन टन जो आप जखीरे पे बैठे हैं, मजाक की बात नहीं है। और मुमालिक ने तो एग्जॉस्ट कर दी है अपनी सारी कोल की जो जखायर है। हमें तो शुरू ही नहीं करने दिए ये काम। कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी जो है वो पपेट किस्म के लोग जो काम में इंटरेस्टेड ही ना हो, कभी डिक्टेटर्स। मतलब इस मुल्क की जो हिस्ट्री, जो चेकर्ड हिस्ट्री है, उसने इस मुल्क की तरक्की में को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और आज भी मैं आपके तवस्सुत से ये जो जेल भरो की जो सारी ये नाटक है ना, मैं इसलिए इसके जवाब देना चाहती हूं बिकॉज दे नीड टू स्टॉप। इस मुल्क को जरूरत है स्टेबिलिटी की, इस मुल्क को जरूरत है मिल बैठकर काम करने की, अहम रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे दुश्मन ये ऐसे ही सारे ढोंगी लोग हैं जो अंदर बैठकर मुल्क को स्टेबल होने ही नहीं दे रहे। जमान पाक में बंकर में खुद तो छुप जाते हैं और फिर वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, हजारों लाखों की बात करते हैं और बमुश्किल जो है 80 लोग दिखा पाते हैं जिस दिन ये जेल भरो तहरीक करनी होती है। मतलब अगर आपको गिरफ्तारी का इतना शौक है, अगर आपको जेल का शौक है, तो फिर बेल ना ले, फिर जाए हो गिरफ्तार। फिर क्यों बेल के लिए ख्वार होते हैं?
और ख्वार भी क्या होते हैं, पहले अपने चमचे भेज देते हैं कि जी आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। वो तारीफी प्लास्टर बंधा हुआ है, वो पता नहीं कैसा प्लास्टर है जो कपड़ों के ऊपर बंधा हुआ है। मतलब हमने भी देखे, मेरे तो घर में बाकायदा बहन का फीमर टूट गया, उसकी सर्जरी हुई, वो नहीं लगा इतना उसको। आजकल तो अमेरिका में वो प्लास्टर भी नहीं लगाते। उसका वो डॉक्टर ने कहा यह प्लास्टर नहीं लगता, उसका वो वहां गिरी थी इमरजेंसी में, हमें फौरन उसकी सर्जरी करानी पड़ी। तो ये कौन सा प्लास्टर है कि जो उतर नहीं रहा, जबकि रिपोर्ट आ चुकी है कि कोई गोली नहीं लगी है। तो ये कौन सा प्लास्टर है जो नहीं उतर रहा? मतलब मैं तो उस अकल पे हैरान हूं जो ये तस्लीम करती है कि इस प्लास्टर की जरूरत है। इस प्लास्टर की, मैं डॉक्टर नहीं हूं भाई, लेकिन इतनी अकल तो है कि हम देख सकते हैं कि इस प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपने नाटक के लिए है, अपने ढोंग के लिए है, फिर वही कपड़ों के ऊपर बांध लिया। अब मजाक बन गया है। मतलब अगर आप मैं किसी की तकलीफ का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आप भी तो नहीं सुधर रहे ना। आप तो दिन रात अपनी उस हालत में लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों पर झूठ जो है तोहमतें लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। पहले इल्जाम लगाते फिर जाते, अब ये नया इल्जाम आ गया है। अब जरदारी साहब पर भी इल्जाम आ गया है। वो प्रेसिडेंट जिसकी तारीख में मिसाल अगर उठाएं तो ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिस तरह के काम जरदारी साहब ने किए। मतलब जरदारी साहब ने अपनी तमाम तर जो पावर बहैसियत सदर पाकिस्तान थी वो पार्लियामेंट को सौंपी, जो एक मरहूम अब तो है जनरल मुशर्रफ, उन्होंने अपने हवाले अपने लिए ले ली थी। तो सारी, मतलब वो भी चाहते तो एक सदर की उस ताकत को, उस पावर को कहते मैं भी एक एंजॉय करूं, बट ही डिडंट डू दैट। वो कमांड एंड कंट्रोल, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी हो, पार्लियामेंट के राइट्स हो, पार्लियामेंट की सैंक्टिटी हो, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया। उन्होंने ओथ लिया था। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ओथ लिया है पाकिस्तान के आइन पर, टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ही शुड रिमेंबर दैट, बट ही इज हेल बेंट ऑन वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 41 पढ़ लें कि उनका क्या काम है, आर्टिकल 48 पढ़ लें कि वो एडवाइस दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं और किसकी एडवाइस ले सकते हैं, पढ़ लें आर्टिकल 48, और अपना रोल भी आर्टिकल 41 में पढ़ लें। पहले आइन पढ़े जिसकी कसम उठाई है, जिस पर के कसम उठाई है और जिसके लिए कसम उठाई है कि हम उसका दिफा करेंगे, और पैदर पे उसकी वायलेशन कर रहे हैं। और वायलेशन करके पाकिस्तान में ऐसी रिवायत कायम कर रहे हैं जिसके लिए हमने जो है जाने दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने इसी आइन और जमहूरियत के लिए खून बहाया है। वफाकी वजीर बराए